अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मौजूदा हुकूमत के सामने तीन बुनियादी मसाइल हैं और तीन ही बड़े चैलेंजेस हैं। एक महंगाई का, एक बेरोज़गारी का और एक जमूद हुई शरह नमू का। इस हवाले से क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है? दिखाई ये देता है कि कोई वाज़े हिकमत अमली जो है वो मौजूद नहीं है। टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं लेकिन उसका नतीजा जो है वो कुछ बरामद नहीं हो रहा। गो के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये बात क्लेम कर रहे हैं कि 17 साल में पहली मरतबा करंट अकाउंट खसारा जो है उसको हमने ख़त्म किया है। प्राइमरी बैलेंस जो है वो सरप्लस हुआ है। तरसीलात ज़र जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है। बरामदात जो हैं वो बढ़ रही हैं। माशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मईशत को जो है वो पटरी पर चढ़ा दिया गया है। जो तामीराती शोबा है वो पूरे फुल गियर के अंदर जो है वो इस वक्त काम कर रहा है और उसके नतीजे में जो है वो रोज़गार भी पैदा हो रहा है और जो उससे वाबस्ता सनतें हैं वो भी तेज़ी के साथ चल रही हैं। सीमेंट की खपत की जो है वो बात की जा रही है और ये नवीद सुनाई जा रही है कि जो सहूलतें तवानाई सेक्टर में जिनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अनाउंस किया और बड़े फ़ैन फेयर के साथ अनाउंस किया कि जितनी सनतकार इस वक्त बिजली इस्तेमाल करता है, अगर 1 नवंबर से 30 जून तक वो उससे जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा तो वो जो है उसको आधी कीमत के ऊपर फराहम की जाएगी। और वो जो ऑफ पीक की बात की जाती थी, अब कोई पीक आवर्स नहीं होगा, सब ऑफ पीक ही होगा और इससे जो है सनतें जो है वो रिवाइवल उनके अंदर आएगा और एक रोज़गार पैदा होने की कैफियत जो है वो पैदा होगी। लेकिन कारोबार जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, क़ुव्वत इस्तिताअत जो है वो कम हो रही है। तो लिहाजा ये एक ऐसा सर्कल है कि जिसके अंदर दिखाई ये देता है कि हुकूमत जो है वो धंसती चली जा रही है और बज़ाहिर ऐसी कोई ताकत और क़ुव्वत दिखाई नहीं दे रही है जो उसको पुल आउट कर सके। एक FATF की तलवार लटक रही है, दूसरा IMF के साथ मुआहिदा जो है वो अभी तक ताअत्तुल का शिकार है, तीसरा जो करीबी दोस्तों सऊदी अरब और चीन जो है उनसे जो कर्ज़े लिए गए थे इस हुकूमत के आने के बाद वो अब ड्यू होने जा रहे हैं। अब वो भी एक मुज़ाकराती अमल होना है कि अभी ना लिए जाएँ, उनको मौखर कर दिया जाए। ये सब चीज़ें जो हैं ये यकीनन साथ चल रही हैं और ज़ाहिर है कि अवाम जो हैं बुनियादी तौर के ऊपर वो एक हजानी कैफियत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसके नतीजे में सब्र का पैमाना जो है वो अब लबरेज़ हुआ चाहता है। और ज़ाहिर है कि इसके लिए कोई कोशिश या काविश सियासी जमातों को नहीं करनी पड़ेगी। अवाम जिस झुंझलाहट का शिकार हैं उसका इजहार जो है, उस गुस्से का इजहार जो है वो किसी भी तरीके से, किसी भी शक्ल में, किसी भी अंदाज में जो है वो सामने आ सकता है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन फोरम के। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुमताज़ सनतकार हैं और पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। सिराज कासिम तेली साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो कुछ कह रही है, आपको ज़मीनी हक़ाइक़ और हुकूमत के दावों में कोई मिलाप दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा, हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि अब ये सही डायरेक्शन में आने लगे हैं और इनकी जो बातें हैं कि इकोनॉमी भी बेहतर ट्रैक पे चल रही है, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। साथ साथ इन्होंने ये जो बिजली का पैकेज जो दिया है, अब इसमें ये देखना है कि ये पैकेज जो है ना, ये SMEs के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, मगर SMEs में भी कब फ़ायदा होगा जब वो लास्ट ईयर की बिजली से, या नवंबर है तो अगले नवंबर की बिजली से ज़्यादा इस्तेमाल जो करेंगे वो इंक्रीमेंटल नंबर पे इनको 50% ऑफ मिलेगा। अब वो कितना कर सकते हैं, वो कितना लास्ट ईयर किया था। ख़ास तौर पर देखें कराची में, अगर आपको याद हो तो ये साल में कोविड के दौर के बावजूद कि इलेक्ट्रिक को 2-3 दफ़ा इन्होंने प्राइस बढ़ाने की इजाज़त दे दी और इन्होंने लास्ट ईयर वो जो पीक आवर्स थे उसके रेट अलग बढ़वा दिए थे। अब इन्होंने पीक आवर्स के रेट तो कम कर दिए, वापस ऑफ पीक आवर एक ही कर दिया, मगर जो प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी थी ऑफ पीक आवर की और टोटल में,
उसकी वजह से एक इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ गया है इनके ऊपर। अब वो तकरीबन अंदाज़ा है हमारा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में बिजली एसएमईज को 25 से 30% महंगी है। अब उस बिजली को यूज़ करें, जब ये यूज़ काउंटिंग करेंगे ना तो ये करेंगे यूनिट वाइज, और इन्होंने सेक्टर बनाए हुए कि ए बी सी जो भी कैटेगरीज है वो 3 कैटेगरीज है एसएमईज के लिए, अब 1 2 3 है शायद। अब वो कैटेगरीज के एसएमईज अगर लास्ट ईयर की बिजली से जितने यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उस पर 50% मिलेगा। अब देखना ये कि मॉनेटरी वाइज तो महंगे हो गए, मगर अब ये कम होगा कितना, और अगर गुंजाइश है, अगर उनकी फैक्ट्रियां कोविड की वजह से प्रॉब्लम में थी, लास्ट ईयर चल रही थी 80% पे और अब जाके 100% पे चलेगी, तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। अब वो कितना है, वो सही क्वांटम और कितना एडवांटेज है, वो समझ ले अगले 2 महीने में समझ आएगी। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा इंसेंटिव है, ये एक इंसेंटिवाइजेशन का अच्छा तरीका है कि आपको इंसेंटिव दिया गया है कि आप ज्यादा काम करो तो ज्यादा आपको फायदा होगा। मैं इसमें सिराज कासिम थेली साहब, मेरे 1-2 सवाल हैं, मैं आता हूं ज़रा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हकूमती दावे मईशत की बहाली के हवाले से और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उनका आपस में कोई मिलाप जो है वो दिखाई देता है? देखिए नदीम साहब, आपने 3 चीज़ें बतलाई थी जो इस हुकूमत के मेन चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं, जिसमें पहला महंगाई, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, और तीसरा लो जीडीपी ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारी माशी तरक्की जो है वो नहायत सुस्त रफ्तार है जिसकी, और उसकी वजह से हमारे नए मुलाजमतों के मौक़े पैदा नहीं हो रहे। इन तीनों फ्रंट पे तो हुकूमत का अचीवमेंट या हसूल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, 115 की शक्कर और 30 रुपए के नान में मैं आपको क्या महंगाई का फिर बारे में बताऊंगा। सो मच सो के मेडिसिन की कीमतें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी वो भी बढ़ा दी गई है, और जो सिरप 70-80 रुपए का था वो 200 रुपए का हो गया है। वैक्सीन महंगे हो गए, तो अक्रॉस द बोर्ड एक गरीब आदमी के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया। जबकि एक काउंटर होता है महंगाई का है आमदनी में कुछ नहीं किया गया इस साल। तो 10% जो बढ़ती थी वो भी नहीं उन्होंने लिए, जो बजट में हर साल बढ़ाते थे वो नहीं बढ़ाई गई ये तनख्वाहें 10% बेसिक। तो इस वजह से तो गरीब आदमी बुरी तरह से दबा हुआ है, मुश्किल का शिकार है, महंगाई के तले उसके कमर टूट गई है। बेरोज़गारी कोविड की वजह से हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र इतनी नहीं हुई, लेकिन सनती रिवैम्पिंग नहीं हो पाई है, और नए ऑर्डर अब दोबारा रिवाइव आने शुरू हुए हैं, तो उसकी वजह से भी, और बाहर के लोग भी वापस आए बेरोज़गार होके, तो एक असर पड़ा है। और जीडीपी की ग्रोथ तो हमारी वाकई में 1% फोरकास्ट की है। IMF ने, कुछ इदारों ने माइनस में फोरकास्ट की है। तो जीडीपी ग्रोथ जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, तेज़ जीडीपी ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ना मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, ना एक्सपोर्ट होगी, और ना माशी खुशहाली आएगी। लेकिन दूसरे फ्रंट पे हुकूमत ने कुछ चीज़ें की हैं जो सिराज भाई ने भी उनको एक्नॉलेज किया। मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, जो पावर पे था, मैं भी उसी लाइन पे था। देखें, ये एक अच्छी कोशिश है, हमें नियत पे कोई शक नहीं है कि पावर टैरिफ एसएमईज कितने ज़्यादा थे कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी। अब इन्होंने उसको कम करने के लिए 50% और 25% डिस्काउंट दिया है, रिडक्शन की है, लेकिन उन्होंने मोर देन द एनर्जी कंज्यूम्ड पर लगाया है। यानी जो इतनी बिजली अभी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो अगर करेंगे 1 नवंबर के बाद से, उसके ऊपर 50% और बड़े स्केल पे 25% का उन्होंने ऑफ दिया है। अब सवाल यह है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने का दारोमदार है नए एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर, नए ऑर्डर्स के ऊपर। अब नए ऑर्डर कोविड में हम पिछला भी अगर मेंटेन कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिमांड में कमी हुई है, शेल्फ पे लोगों की तरजीहात बदल गई हैं। जीन अब ज़ारा की और डीजल और गैप की कोई नहीं इंटरेस्टेड ख़रीदने के लिए। फूड सब, मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में ज़्यादा लोग पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो जब तक नए ऑर्डर नहीं बढ़ेंगे तो आपकी इंक्रीमेंटल
या एडिशनल कंजम्पशन ऑफ पावर वो नहीं बढ़ेगी। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, इंसेंटिव्स है जी इख्तियार बेग साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। सिराज कासिम तेली साहब, ये फरमाइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले आप बड़ा सराह रहे थे ये बिजली वाला मामला जो है, मेरा इसमें एक ये है कि इस जो इंडस्ट्री चल रही है वो इस वक्त अपनी जो मैक्सिमम है उसके ऊपर चल रही है और जाहिर है उसने बिजली भी उतनी ही कंज्यूम की है। अगर आपने इससे कोई फ़ायदा उठाना है तो इसका मतलब है कि अगर आप 12 घंटे चल रहे हैं तो आप 16 घंटे चलाएं, अगर आप 16 घंटे चल रहे हैं तो आप 20 घंटे चलाएं। वो तो उसी सूरत में मुमकिन है कि आपकी डिमांड जो है, अगर छोटा इदारा है, दरमियाने साइज़ का इदारा है तो मुकामी सतह के ऊपर बढ़े, अगर बरामद कुनंदगान में है तो ऑर्डर्स आपको नहीं मिले। दुनिया कोविड की वजह से इस वक्त बंद हुई है, सारा कुछ जो है वो बैठा हुआ है। तो ये तो मुझे एक तरह का गिमिक दिखाई देता है, इसके अंदर मुझे वो पोटेंशियल दिखाई नहीं देता कि जिससे सनतकार ये कह सके कि हाँ हमें इससे कोई फ़ायदा हुआ है और हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हमें कमी होगी, हम कोई कंपेटिटिव हो सकेंगे, हम कोई लोकल मार्केट के लिए सस्ता कर सकेंगे, कोई लोगों की तकलीफ़ का इजाला कर सकेंगे। ठीक है, आप तारीफ़ ज़रूर कीजिए, लेकिन ज़रा एक मैटर ऑफ फैक्ट सिचुएशन भी तो देखें ना। भाई नदीम साहब, मैं आपको बताऊं, मैं यही कहने लगा था आगे जो बात आप हो गई थी। खैर, पॉइंट ये है कि देखें, आपकी बातें सारी सही है। मुझे जो थोड़ा सा जो मैंने इनकी कहा कि अच्छा हो रहा है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि देर आए दुरुस्त आए। अब इनका डायरेक्शन चेंज हुआ है। मैंने कहा अब इनका डायरेक्शन ये चेंज हुआ है कि किस तरह रिवाइटलाइज करे, किस तरह वापस से इंडस्ट्री को रिवाइव करे। मैं पहले कहता रहा बहुत दफ़ा कि देखो, एक्सपोर्ट इज ओनली 8%, बाकी 90% प्लस इंडस्ट्री लोकल है। और मैं कोविड के ज़माने में भी कहता रहा हूँ कि रिलीफ दें अक्रॉस द बोर्ड, रिलीफ दें अक्रॉस द बोर्ड। बिजली घटा दें, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स घटाएं, आप इंटरेस्ट रेट घटाएं। 13.25 से अभी भी 7 पे खड़ा है, वो 4 होना चाहिए। और इसी गैस घटाए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे खुशी इस बात की थोड़ी सी क्या है कि कम से कम इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है और इंसेंटिव दिया। अब ऑब्वियसली फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकेंगे कि जिनके पास कैपेसिटी भी होगी और लास्ट ईयर में इन्होंने कम यूज किया होगा, वरना तो फायदा नहीं उठा सकते ना। तो एक तो ये है, इसमें बड़े भी है, छोटे भी है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। मगर आपकी बात सही है कि उसूली तौर पे इनको रिवाइव करना है तो बेहतर तरीका होता कि ये इंस्टेड ऑफ 50% या 25%, ये 10-15% अक्रॉस द बोर्ड घटा देते। और उससे फायदा ये होता कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबकी नीचे जाती, इररिस्पेक्टिव के वो कितना माल बेच रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इख्तियार ने जो बात की ना, महंगाई, देखो इस वक्त सारा मसला है महंगाई का। इस वक्त आप हिसाब लगा लो, 17,000 मिनिमम वेजेस है। आप समझ लो, आपको किसी को 20,000 मिलते हैं या 25,000 मिलते हैं, और 25,000 तनख्वाह पाने वाला 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, क्या वो पूरे महीने का बजट बना सकते हैं जिसमें स्कूल भी है, खाना पीना भी है, बीमारियां भी है और पता नहीं लोग सारा है? वो नहीं हो सकता। मैं आता हूँ इसमें सिराज कासिम साहब। इख्तियार बेग साहब, मैं के मुकाबले जी इख्तियार बेग साहब, ये फरमाइएगा कि एक बात जो कही जा रही है कि पाकिस्तान की बरामदात में पिछले 2 माह में इजाफा हुआ है। जाहिर है कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह में एक गैर मामूली सूरत हाल है, कोविड की वजह से मार्केट्स बेहद मुतासिर हुई हैं। जो हम ये बात कर रहे हैं कि बरामदात में इजाफा हुआ है, क्या ये हकीकत पसंदाना वो है इजाफ़ा, और ये क्या आगे तसलसल के साथ ये कायम रहेगा, ये इजाफ़ा चलता रहेगा? देखिए, अभी हमारे पास 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से टेक्सटाइल में ख़ास तौर से
हमें कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं और वो टेक्सटाइल की सनत का रिवाइवल नज़र आ रहा है। हमारा भी ताल्लुक टेक्सटाइल से, हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल में यूरोप वगैरह के लिए बढ़ी हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो ट्रेड वार चल रही है और जो उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला है अमेरिका के मार्केट में घुसने का किसी हद तक। उसमें हम न सिर्फ चीन का कुछ शेयर ले रहे हैं, बल्कि सुनने में यह आया है कि बांग्लादेश का भी हमें कुछ हिस्सा मिला है। दूसरी चीज़ जो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी हैं वो मैं बड़ा वाज़ा कर दूं, इसको 90% क्रेडिट में देता हूं FATF के ऊपर। FATF ने जो कानून बना दिए हैं उसमें अब बाहर हमारी दुबई में भी हैं बिजनेस से तनख्वाहें डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं, फिर वहाँ से अब ये रोशन पाकिस्तान, ये डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट खोलने की इजाज़त है, तो लोग अकाउंट खोल के डायरेक्ट रेमिटेंस करें, तो हुंडी हवाला तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने बाहर से रेमिटेंसेस को सहल बनाया, आसान बनाया और वहाँ के ऊपर आपने अकाउंट खोलने की सहूलत दी, जो वहाँ बैठ के आधे घंटे में अब अकाउंट, तो अब लोग अपने अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं और जिसकी वजह से वो रकम जो हवाले से आती थी, देखिए $23 बिलियन, तो हमें इंशाल्लाह इस साल रेमिटेंस मिलेंगी, हम $24 बिलियन की तरफ जा रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड है। हालांकि कोविड के बाद हम सोच रहे थे कि हमारी रेमिटेंसेस कम होंगी क्योंकि लोगों को निकाला गया है, लोग पैक करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके पाकिस्तान आए, तो ये भी इसमें अच्छी बात। फिर FBR ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने सेल टैक्स रिफंड के लिए एक फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें उन्होंने 72 घंटे में पेमेंट के लिए इंश्योर किया है और 72 घंटे में सेल टैक्स की रिफंड मिलने में बिल्कुल हुए भी हैं। 100 बिलियन के उन्होंने रिफंड दिए हैं, उससे कैश फ्लो लोगों का बेहतर हुआ है, उससे जो वर्किंग कैपिटल जो लोगों का चोक हो गया था वो बेहतर हुआ। ये वो सब चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही हैं। इसमें मैं आता हूँ इख्तियार बेग साहब। अब सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि सनती शोबे का जो रिवाइवल है ये किस तरीके से मुमकिन हो सके कि ये जो हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरनाक रुझान है वो बेरोज़गारी का है, और जाहिर है कि ये बेरोज़गारी जो है इसकी बढ़ोतरी की वजह जो निजी शोबे का सुकड़ना है, मुतासिर होना है, पैदावार में कमी है, वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। तो अब ये कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इसमें भी कोई तवज्जो दे रही है? मैं कहूँगा कि अगर ये आपको बेरोज़गारी ख़त्म करनी है तो उसका हल इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री में एक मॉडर्नाइजेशन हो, और वो कब होगा? जब उसको आप फुल यूटिलाइजेशन पर ले जाओगे। आजकल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हर इंडस्ट्री का बिगड़ा हुआ है, फिर भी इन्होंने जो जहाँ जहाँ इंसेंटिव दिए हैं वो इंडस्ट्रियाँ आगे चल रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियाँ चल रही है, टेक्सटाइल जैसे इख्तियार ने कहा वो चल रही है, मगर अब अक्रॉस द बोर्ड आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। ये इंसेंटिव अपनी जगह पे है, मगर मैं समझता हूँ गैस और इलेक्ट्रिक और ये दो आइटम्स ऐसी हैं जिन्होंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आखिरी 6-8 महीने में बढ़ा है, घटा नहीं है। इसको दोनों को इनको सही करना पड़ेगा और इनको एक किस्म का एक ऐसा पैकेज दे कि भले 6 महीने के लिए दे कि भाई 6 महीने तक हम इस प्राइसेस को इतना डाउन कर दे कि सारे लग जाएं इसमें। जिस तरह कंस्ट्रक्शन को इन्होंने टारगेट दिया है, इसी तरह सारी इंडस्ट्री को दे दे कि भाई जो इंडस्ट्री वाला ये चाहे करे, अब 6 महीने तक ये चीज़ें रेट से वगैरह कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा और वो मोमेंटम के बाद सब चल पड़ेंगे। इस वक्त तो हुआ क्या है कि कोविड की वजह से छोटी इंडस्ट्रियां बहुत सी बंद हो गई है, बहुत सी तकलीफ में है। अब वो शुरू भी करती है तो उनको लास्ट ईयर से मुकाबला करना है, जो हालात के हिसाब से मुश्किल है। इसको अक्रॉस द बोर्ड छोड़ देना चाहिए। मैं सिराज साहब आता हूँ क्योंकि एक सवाल और है, वो पूछ के फिर मैं इसको कंबाइन करूँगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है, जाहिर है हुकूमत का काम होता है दावा करना, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने हकायक हैं या जो हमारे सामने सूरत हाल है, उसके अंदर IMF
आपसे ये चाह रहा है कि आप बिजली और गैस के निर्खों में इजाफ़ा करें। अगर आप नहीं इजाफ़ा करते हैं तो आप 1000 अरब रुपया अपनी जेब से अदा करें। दूसरी तरफ हुकूमत ने ये पैकेज अनाउंस किया है। मैं इस पैकेज को इसलिए एक बड़ा मुबहिम पैकेज करार देता हूँ कि क्या आपको लगता है IMF को भी मुतमिन करना मकसूद है, अपने लोगों को भी मुतमिन करना मकसूद है, और क्या IMF मुतमिन हो जाएगा कि क्योंकि तातुल तो यहीं आया हुआ है कि आप कीमतें बढ़ाएं? देखिए नदीम साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इसकी गहराई में जाके आपको ज़रा सा जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि IMF बिल्कुल इज़ ऑल आउट कि सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, और IMF का सबसे बड़ा कंसर्न जो है और जो कल्प्रिट है सबसे बड़ा, वो सर्कुलर डेट है। वो सर्कुलर डेट जो 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और बढ़ता जा रहा है। IMF ने 1000 अरब को एड्रेस करने को कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं IMF को ये बावर कराने की कि जी हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है, ये इंक्रीमेंटल बिजनेस पे जो एक्सपोर्ट करेंगे हमने ये इंसेंटिव दिए हैं, ये डिस्काउंट दिया है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, ये कमर्शियल्स को नहीं है, ये रेसिडेंशियल्स को नहीं है, तो और ये बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें नहीं है। तो ये किसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिलेट करें क्वांटम जंप इन एक्सपोर्ट, और वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें हैं जिनको हमने मेन फोकस किया है, वो जॉब क्रिएशन करती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। लिहाजा हम मुल्क में जॉब्स कोविड की वजह से जो हमारी कम हुई है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। इस स्पेशल टैरिफ के ज़रिए से एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं और एसएमईज़ को हम चाहते हैं कि फ़रोग करें। याद रखें कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनमें एसएमईज़ जो है उसमें तरक्की से वो मुल्क सनती तौर पे तरक्की हो। 80% जॉब्स किसी मुल्क में जो पैदा होती है वो एसएमईज़ के ज़रिए होती है। कोरिया ले लें, इंडिया ले लें, चाइना ले लें, ये सब एसएमईज़ से फ़रोग से ये तरक्की कर रही है। तो हमें भी वही मॉडल एडॉप्ट करना पड़ेगा। हुकूमत उस तरफ देख रही है, FBR के भी जो स्टेप्स हैं फेवरेबल हैं, नीयत पे हमें शक नहीं है। लेकिन मैं सराज भाई की बात से एग्री करूँगा कि ये आपने छन्नी में पानी लाने वाली बात ना करें कि एक तो पहले ही हमारा लेवल डाउन है, आप कहते हैं कि पिछले साल से बढ़ जाए तो फिर उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अभी नए ऑर्डर रातों रात नहीं आते, अभी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं कोविड के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है चंद मुल्कों में एक जिसके कोविड के इम्पैक्ट इतने ज़्यादा डेफिस्टेटेड नहीं पड़े हैं, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं पड़े हैं। हम बाउंस बैक बहुत जल्दी हमने करा है। सनत भी हमारी मोरलेस, टेक्सटाइल की तो मैं कह सकता हूँ मेरा ताल्लुक है, बाकी सराज भाई भी बतलाएंगे कि हम बाउंस बैक हुए हैं। लेकिन अब हमें सहारे की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपोर्ट को फोकस रखना चाहते हैं, सिर्फ हमारी GDP की ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करके आप निकल चले आगे और अल्लाह ताला हमारी कामयाबियां पे करेगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। लेड ग्रोथ के अलावा जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सिराज साहब, ये फरमाइएगा कि हम ज़ाहिर है मुख्तलिफ शोबाजात की बात कर रहे हैं। एक और शोबा जिसके ऊपर हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है और कहते हैं कि जी इसके अंदर हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है, वो तामीरात का शोबा है। आप समझते हैं कि तामीरात के शोबे में वो तेज़ी का रुझान जो है वो आया है जिस बात का दावा किया जा रहा है, और चूँकि दिसंबर तक की विंडो है जिसके अंदर हर तरह की इजाज़त दी गई है, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि ये बस इतनी मुद्दत के लिए एक बूम है, उसके बाद ये स्लाइड डाउन कर जाएगा, या आपको कोई एक्टिविटी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है? कंस्ट्रक्शन लाइन में तो मेरे ख्याल से, मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ मगर मैं समझता हूँ कि उसमें काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा और उसका फ़ायदा भी होगा। और 40-50 इंडस्ट्रियाँ जो कंस्ट्रक्शन लाइन से मुंसलिक है वो भी चलेगी और वो ज़रूरी है। वो उन्होंने जो किया है अच्छा किया है।
अब मसला क्या है, इंडस्ट्री को रिवाइव करने का और उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे ले जाना है। और वो किस तरह जाए, बिजली गैस के अलावा आप टैक्सेशन को उठा के देखें, आप देखें कि डिस्क्रिशनरी पावर्स को देखें, जहां वो स्लो करते हैं काम को, आप ये सब चीज़ें देख के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें और एक किस्म की, ये कहते हैं ना, टेम्पररी ऐसा रिलीफ दें जो पास्ट में कभी ना हो, ताकि एक झटके से आपकी इंडस्ट्री ऊपर आए। जितनी इंडस्ट्री ऊपर आएगी इतनी नौकरियां बढ़ेगी। और इंडस्ट्री जो नहीं लगा रहा है उसके लिए भी कोई इंसेंटिव ऐसा दे दे जैसे कंस्ट्रक्शन का है कि भाई नई इंडस्ट्रियां लगेगी तो उसमें ये छूट है, ये जोन की वजह से नहीं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में जहाँ भी आपको इंडस्ट्री लगानी है लगाए, आपको ये छूट है। शर्त ये है कि इसकी कंडीशन डाल दें कि 3 साल में इंडस्ट्री चलनी चाहिए और आप लगाए, उसमें कोई भी आप चीज करें, जिस तरह पैसे भी दो नंबर के डाले जो करे, इंडस्ट्री लगाए। इंडस्ट्री लगेगी तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगा और हर चीज बढ़ेगी, घूमेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक ऐसा पैकेज आना चाहिए जिसमें रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री के नाम से अक्रॉस पाकिस्तान जो भी इंडस्ट्री लगाए उसके लिए एक फर्स्ट क्लास पैकेज हो, जिस तरह कंस्ट्रक्शन का है, और उनको छूट हो कि भाई जो नई इंडस्ट्री लगाओ आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, टैक्स माफ हो जाएगा। ठीक है सिराज साहब, मैं आता हूँ इसमें। इख्तियार बेग साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है हम एक बेरोज़गारी और ये जो महंगाई का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से हम एक जो डाउनवर्ड स्लाइड है उसकी तरफ माइल हैं। अब सरकार तो नौकरियां देने से रही, अगर दे भी देगी तो कितनी दे देगी, चंद हज़ार दे देगी। अब हर साल 20 लाख की वर्क फोर्स आ रही है और इतनी ही बेरोज़गार हो रही है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो आपको दिखाई देता है कि सूरत हाल एड्रेस हो रही है और सिर्फ जो तामीरात का शोबा है उसको फैसिलिटेट करने से ही हुकूमत जो महसूस कर रही है बेहतरी हुई है, वो काफ़ी है? नदीम, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑब्सेशन था। ये पहले दिन से वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट देना चाहते थे और ये बड़ा पॉलिसी उन्होंने सोच समझ के ऐलान की है। इस पॉलिसी में जो एक चीज़ सबसे खूबसूरत है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ, वो ये कि अब तक जितना कंस्ट्रक्शन में इंसेंटिव दिए थे वो डिमांड साइड बढ़ा रहे थे, मकानात बढ़े, मकानात बने, मकानात मार्केट में आए, लेकिन उसकी डिमांड साइड नहीं बढ़ाए थे। ये सप्लाई साइड है। डिमांड में मॉर्गेज फाइनेंसिंग अब इंट्रोड्यूस कराई है। 300 बिलियन का एलोकेशन इन्होंने स्टेट बैंक से कहा कि फंड्स को रखो और बैंक उनसे कहा है कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग 5% पे और 7%। इख्तियार बेग साहब, मेरा आपसे सवाल ये है को दो। इख्तियार बेग साहब, तो सवाल ये नहीं इख्तियार बेग साहब, सवाल ये है, ठीक है मॉर्गेज का फैक्टर बड़ा है, हम वज़ीर आज़म साहब जो हैं सोच के एतबार से अभी भी वो बरतानिया में रहते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। कितने लोगों की इतनी आमदन है कि जो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से किस्त दे सकेंगे। आप लो कॉस्ट हाउसिंग की बात कर रहे हैं, कितना ऐसा तबका है जो इस मॉर्गेज फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकता है? पहले तो इसके उस प्रोसीजर से गुज़र सकता है, फिर इस तसलसल के साथ इसकी किस्तें देख सकता है। हमारे यहाँ बैंक डर के मारे इसीलिए नहीं आते हैं ये समाजी मामलात में कि नुकसानात और बैकलॉग्स बेतहाशा हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे इख्तलाफ करूँगा नदीम जी, कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके मुल्क में नहीं चल सका, चाहे लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए या किसी भी वजह से भी कह लीजिए, तो आप उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ना कराएं। पूरे दुनिया में मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है, पूरी दुनिया में घड़ियों की फाइनेंसिंग होती है, घड़ी जो होती है उस पर फाइनेंसिंग होती है। आप सप्लाई साइड बढ़ा रहे हैं, अगर उसकी आप डिमांड नहीं बढ़ाएंगे और डिमांड बैंकों से बढ़ेगी। हाँ, 5% और 7% एक कंसेशनल फाइनेंसिंग है, ये पहले नहीं थी। पहले हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन 18% के ऊपर कर्जे देता था, मौत आ जाती थी, बाद में चाबी देनी पड़ती थी छोटे मकान की। अभी एक अच्छी बात है कि 5 और 7% पे इसको लॉक किया गया है
और एक पैरामीटर्स के तहत लो कॉस्ट हाउसिंग मकानात के लिए ये बैंकों को पाबंद किया है, उनको पोर्टफोलियो दिया, इतना इतना सालाना इतने % आपने अपने टोटल क्रेडिट का देना ही देना मॉर्गेज फाइनेंसिंग में। मैं समझता हूँ हमें इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त का तकाजा जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग, आप बाहर जाते हैं 10-20% पे जाके मकान में रहने शुरू करते हैं, और जो किराया होता है वो आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग की मद में जो है अपनी किस्तें अदा कर देते हैं। तो ये होता है। ये इख्तियार बेग साहब, आप जरा, मेरे पास चूंकि वक्त थोड़ा रह गया है, यही तरीका प्रेजेंट कर रहा है और हमें भी सूनर और लेटर इसी तरीके को अपनाना होगा। मैं आता हूँ, अब सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि आप दोनों हजरात जो बैठे हुए हैं, माशाल्लाह महंगाई जो है वो आपकी दस्तरस से बहुत दूर है, और उसके असरात जो हैं वो आपको शायद महसूस भी ना होते हों, लेकिन आम आदमी जो है बड़ा मुतासर है, वो एक बड़े ज़हनी खलजान में जो है वो मुब्तला है। आप क्या समझते हैं कि क्या आपका होगा कि ये जो गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, मतलब आप नज़र डालें जो इंसान की इस्तेमाल की अशिया हैं वो रोज़ बरोज़ उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं, इसका कोई इलाज है, कोई अफाका है? इसका इलाज पॉलिटिक्स में है, ब्यूरोक्रेसी में है और सियासतदानों के पास है। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इतना खराब हो नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई वाकई में कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई करवा रहा हो। देखें, एक बात कि जो महंगाई, इसीलिए मैंने पहले कहा ना कि महंगाई का जो हाल है वो आम आदमी तो बेचारा बिल्कुल फंसा हुआ है ना। 25,000 रुपए में 4 की फैमिली नहीं रह सकती, और अगर वो नहीं रह सकती तो आप कितना भी कर ले, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। आपने दोनों साइडों को काम करना है। देखें, ये जो अभी बात कर रहा था इख्तियार, मैं पहले बहुत दफा कह चुका हूँ कि इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए, ग्रोथ के साथ कॉस्ट, हर चीज को नीचे लाना चाहिए, प्राइसों को भी और इंटरेस्ट रेटों को भी। ये अभी भी इंटरेस्ट रेट वगैरह ऊपर रखने का मकसद ये है कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा घटा। सिराज कासिम तेली साहब, मैं आता हूँ, मेरे पास चूँकि आखिरी आधा मिनट रह गया है, ज़रा आप भी ये बता दीजिए कि महंगाई पर कैसे काबू पाए। देखिए, महंगाई पर काबू पाने के 2-3 पहली चीज़ तो ये डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को इंश्योर करें, जो जितनी ज़रूरत है शुगर की, वीट की, आटे की, वो मुल्क में मौजूद हो, और नहीं हो तो वक्त पे उसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। ऐसा ना हो कि शॉर्ट फॉल है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रिबेट ले रहे हैं और बाद में फिर दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे प्राइस शूट करते हैं। 115 रुपये जो शुगर की प्राइस हुई है इसी वजह से हुई है। वीट की प्राइस जो बढ़ी है, 30 रुपये की नान हो गया है, वो इसी वजह से बढ़ा है। तो एक तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को इंश्योर करें, और दूसरी जो है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फाल बनाएं। डीसी साहब को बोलें छापा डालें, वहाँ पे देखें कितने में बेच रहे हैं, लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, बंद करें दुकानें, बंद करें बाज़ार, सजाएं देंगे, फाइन करेंगे तो फिर लोगों को खौफ होगा। ये नहीं होता कि लोग सुबह उठते हैं और दूध की कीमत में 30 रुपये लीटर जो है वो इजाफा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों को इन्होंने करना होगा, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं। इंतज़ामी जो इक़दाम हैं वो उन्हें हुकूमत को लेने होंगे अपने लोकल सतह के ऊपर, ताकि लोगों में खौफ हो और अकाउंटेबिलिटी की जा सके अगर कोई आदमी अनड्यू। इख्तियार बेग साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे आज के मेहमान मिर्ज़ा इख्तियार बेग और सिराज कासिम तेली। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत से सवालात हैं और बहुत से सवालिया निशान हैं जिनको अभी हुकूमत को एड्रेस करना है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।